हेलो स्टूडेंट्स, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की जो आपको नए जारी की गई है। हम आपको आज की इस वीडियो में देखिए भूगोल वाला पूरा भाग लेकर आ चुके हैं, यानी कि अध्याय 9 से लेके अध्याय 15 तक इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आपका जो देखिए आपको ये 3 भागों में देखने को मिलेगी। पहले भाग में आपको इतिहास का हमने करवा दिया है। इतिहास का जो भी है ये आपके अध्याय 1 से लेके 8 तक। अगर वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम हमारा पर्यावरण भूगोल वाला भाग कंप्लीट करेंगे, जिसमें अध्याय 1 पर्यावरण, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, अध्याय 4 वायु, है ना, जल, ये सभी हम करने वाले हैं। यानी कि वैसे देखा जाए तो भूगोल के अंतर्गत तो 1 से 7 तक करेंगे और ओवरऑल आपका जो सामाजिक विज्ञान में है 9 से 15 तक करने वाले हैं। तो चलिए पर्यावरण जो कि है आपका अध्याय 1 हमारा पर्यावरण, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें पहला प्रश्न, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ऑप्शन सा, है ना, ऑप्शन सा लिख देंगे। कहाँ से हुई है? फ्रेंच से हुई है। इसके बाद प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो उत्तर लिखेंगे ऑप्शन द इमारतें। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 3 है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं, तो ये हम वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न 3 के बाद प्रश्न 4 देखें, पर्यावरण से क्या आशय है। इसका आप उत्तर लिखेंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 5, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने वाले घटक भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 6, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्रकृति निर्मित वस्तुएं यहाँ पर हैं पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी आदि। जबकि मानव निर्मित वस्तुएं में आप देखेंगे सड़क, कपड़े, किताब, इमारतें, उद्योग, स्मारक, पार्क आदि। स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमने आपको कक्षा 7 के लगभग सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दिया, जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आपको 2023 के लिए जारी की गई है। ओके, अगर आपने नहीं देखा तो आपको आपकी गलती है, क्योंकि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लेना है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम और वीडियो डालेंगे, जैसे आप ये वीडियो डाली तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो इससे क्या होगा, आप हमारी वीडियो देख पाओगे। ओके, तो आप देख लीजिएगा। और आपको बता दें एक इम्पोर्टेंट जानकारी, अब आपके 6 नंबर से जो पेपर हैं वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है। बिल्कुल असली पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन से सहायक होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। बेस्ट आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, पीडीएफ भी मिलेगी। ओके, प्रश्न 8 देखें, पृथ्वी की ऊपरी परत किन चीज़ों से बनी है। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी की ठोस पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। प्रश्न 9 देखें, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। उत्तर लिखेंगे पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करती हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। प्रश्न 10 देखें। प्रश्न 10 है जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं, लिखिए। इसका आप उत्तर लिखेंगे जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कुआं, नदी, तालाब, झील, समुद्र एवं महासागर हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका 12, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। ओके, कौन कौन से तरीके सीख लिए। तो यहाँ पर आप जैसे कि उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, अनावश्यक से अधिक अन्न उपजाया गया। इस प्रकार वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। ओके, इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। इसके बाद फिर आपका आता है प्रश्न, है ना, 12,
कि गर्मी के मौसम में कौन सा फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे गर्मी के मौसम में रसीला तरबूज हमारी प्यास दूर करने में सहायक होता है। प्रश्न 12 के बाद प्रश्न 13 देखिए, पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। इसका आप उत्तर लिखेंगे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। प्रश्न 13 के बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य का उत्तर आप यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ से आप इसका उत्तर यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा और ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिर आपका आता है अध्याय 2 जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को, इस पार्ट के भी प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर बलुआ पत्थर लिख देना है इस जगह पर। यहाँ पर दूसरे में आपको चिवड्डी यानी कि स्टापू या किटकिट लिखना है। तीसरे में आपको आंसर ऑप्शन द लोहा कर देना है। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न 4 है कि लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। इसका उत्तर लिखेंगे लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया। इसके बाद आपका प्रश्न 5 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को नाम लिखना है उसका, तो इसका नाम है भूपर पर्टी। ओके, इसके बाद प्रश्न 6 देखिए, केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं लिखी हुई हैं। पहली आपको लिखना है केंद्रीय कोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। दूसरा, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। इसका तापमान एवं ताप काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय कोड को नीफे कहते हैं। प्रश्न 7 है, सेल किसे कहते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहती हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के भी हो सकते हैं। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित सेल होते हैं। प्रश्न 7 के बाद आपका स्क्रीन पर आपको प्रश्न 8 देखने को मिल रहा है। प्रश्न 8 है, प्राथमिक सेल से क्या आशा है। आप उत्तर लिखेंगे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी सेल और बाह्यवेदी सेल। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 9, चिकनी मिट्टी व चूने के पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाती हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर स्लेट व संगमरमर कहलाते हैं। प्रश्न 9 के बाद प्रश्न 10 देखें। प्रश्न 10 है, दैनिक जीवन में हमें खनिजों का उपयोग कहाँ करते हैं। इसका आप उत्तर लिखेंगे दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। इसके बाद आपका प्रश्न 11 है। प्रश्न 11, सेल कितने प्रकार की होती है, उनका वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा है कायांतरित सेल। इसके बाद प्रश्न 12 है, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलते हैं। प्रश्न 13 है, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है। उत्तर लिखेंगे परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है। मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है, क्रोड है। प्रश्न 13 यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपका आता है अध्याय 3, है ना, जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट के भी प्रश्नों को हम कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हमारी पृथ्वी जो कि है, इसमें पहले प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन आ भूकंप कर देना है। दूसरे में आपको विसर्प और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन आ वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आपका प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती है। ओके बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है जरूर कर लें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्रश्न 5 है, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो आप इसका उत्तर यहाँ से आपको लिख के लेना है। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न 6 है, ज्वालामुखी का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर हमने चिपका दिया है, आप चाहें तो पेंसिल से ज़रूर यूज बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमने ऐसे ही चिपका दिया, आप पेंसिल का यूज करेंगे। प्रश्न 7 है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। उत्तर लिखेंगे भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए, मैस। ओके,
इसके बाद देखिए प्रश्न आपका इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भूकंप के झटके आने तक अंदर रहें और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाएं। इसके बाद देखिए आपका है प्रश्न 8, विसर्प किसे कहते हैं, आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब क्या होता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। प्रश्न 9 देखें, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तब ये जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न 9 के बाद प्रश्न 10 देखें, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, डेल्टा का चित्र भी बनाइए, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहानों का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों का संग्रह करने से डेल्टा का निर्माण होता है। ओके, यहाँ पर चित्र भी आपको दिख रहा है। प्रश्न 11 है, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। ओके, इसके बाद प्रश्न 12 है, हेमनद के कार्य लिखिए। हेमनद की कार्य में आप पहला कार्य लिखेंगे कि हेमनद अपनी नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अवतरित कर देता है। दूसरा, हेमनद गहरे गतों का निर्माण करता है, गर्तों का। इसके बाद तीसरा है, हेमनद निक्षेपण हेमोड़ का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हेमनद निक्षेपण हेमनद जलोढ़ कर लेना है, जलोढ़ का निर्माण करते हैं। इसके बाद प्रश्न 13 है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिए। प्रश्न 13 के बाद फिर आपका आता है जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये आपका आता है अध्याय 4 वायु। ठीक है, जैसा कि हमने अभी तक पर्यावरण कंप्लीट कर लिया है, हमारी पृथ्वी के अंदर कर लिया है, हमारी बदलती पृथ्वी। अब अध्याय 4 है वायु कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद जल, फिर उपोष्ण प्रदेश, फिर रेगिस्तान में जीवन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वायु के प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट करते हैं। इसमें पहले प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको पता है नाइट्रोजन, कितने 78% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्षा का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर हमें बताना वर्षा का प्रकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन द है जो कि है अम्लीय वर्षा। अगला देखिए क्षोभ मंडल, और यहाँ पर क्या है कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है, तो ये क्या है, समताप मंडल है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है कि वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होता है। प्रश्न 5 है, आर्द्रता किसे कहते हैं, आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा तक आर्द्रता कहते हैं। इस तरीके से आप प्रश्न 5 तक कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद प्रश्न 6 आपको यहाँ पर और 7 का उत्तर देखने को मिल रहा है। संपूर्ण हल आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हो। ओके, अभी तक आपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके दोस्तों को भी मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए प्रश्न 8, हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं, उत्तर लिखेंगे। हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस देते हैं। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न 9 है, भूमंडलीय ताप यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशय है, क्या क्या हानियाँ होती हैं, लिखिए। तो आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न 9 के बाद आपका प्रश्न 10 देखने को मिल रहा है। वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतें कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। वायुमंडल का निर्माण करने वाली प्रमुख परतों में पहला क्षोभ मंडल, दूसरी समताप, तीसरी मध्यमंडल, चौथा भापमंडल, पांचवा बहिर्मंडल। इसके बाद देखिए प्रश्न 11, पवन किसे कहते हैं, पवनों को मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को हम पवन कहते हैं। और पवनों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला स्थायी पवनें, दूसरा मौसमी पवनें, तीसरा स्थानीय पवनें। 11 के बाद प्रश्न 12 देखेंगे। वायुदाब का वितरण पृथ्वी पर किस प्रकार का है। ओके, तो आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे कि वायुदाब में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है।
वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अभी इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर लेंगे ना तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप अभी ना 8 ग्रेड को कंप्लीट कर लीजिए। और जैसे ही आपका अर्धवार्षिक पेपर और हो जाते हैं, पर उसके बाद यदि आप लोग कमेंट करते हो तो हम आपके लिए चैप्टर को समझा देंगे ताकि आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मौसम और जलवायु में अंतर। यदि आप कमेंट में लिखते हो कि सर हमें आप समझा भी दीजिए, तो आपको हाफ ईयरली के बाद आपको सिलेबस भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मौसम और जलवायु में आप अंतर यहाँ से स्पष्ट करेंगे। इसके बाद आपका अध्याय 5 आता है। अध्याय 5 में पहले प्रश्न है, अलवण जल के स्रोत नहीं है तो क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। दूसरा है, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, तो महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 3 देखिए, महासागरीय गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, तो महासागरीय गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4, सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 5, तरंगे किसे कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जितने ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 देखेंगे, दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय दीर्घ ज्वार आते हैं। और लघु ज्वार कब आते हैं? जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, जिस कारण लघु ज्वार भाटा आता है। प्रश्न 7 देखें, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को क्या किया गया था? प्रबलित किया गया था। इसके बाद प्रश्न 8 है, मीठे पानी जो कि अलवण के प्रमुख स्रोत लिखना है, तो यहाँ पर आपको स्रोत लिखी हुई हैं, आप लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न 9 है, सुनामी किसे कहते हैं? तो अभी आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे कि सुनामी क्या होता है। बेसिकली जो होते हैं वो भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। प्रश्न 10 है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो इस तट से पीछे चला जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 11 क्या है कि जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। प्रश्न 11 के बाद प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 है कि महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य यानी कि मछली वाला क्षेत्र, जहाँ क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली हमें उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 13 है, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। आप यहां पर बताएंगे, पहला, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि से जल संरक्षण किया जाता है। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण करके जल संरक्षण किया जाता है। तीसरा, वृक्षारोपण करके भी जल संरक्षण किया जाता है। इसके बाद हम अब इस चैप्टर का जो कि अगला है पार्ट 6, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है जल तक। ठीक है, अब हम देखेंगे मानव पर्यावरण, अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ओके, आपको देखिए संपूर्ण हल बताया जा रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। ओके, बिल्कुल फ्री होता है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आपको बार बार नहीं बोला जाएगा, इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अभी आपके हाफ ईयरली पेपर होंगे तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, अर्धवार्षिक वाले परीक्षा जो कि 6 नवंबर से हो रही है।
पहला प्रश्न है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मोहना कहते हैं। दूसरा है, गंगा के मैदान में बसा शहर है, तो वाराणसी है। इसका है प्रश्न 3 कि खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, कृषि करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न 4, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री नॉर्थ के मध्य स्थित हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद प्रश्न 5 है, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर आप इसकी मुख्य विशेषताएं यहाँ पर लिख पा रहे हो। प्रश्न 5 के बाद प्रश्न 6 है, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे, इन प्रदेशों में अत्यधिक सर्वाधिक पाई जाती है। प्रश्न 6 के बाद प्रश्न 7 है, कार्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय के बाद क्यों बदल दी जाती है, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रश्न 8 है, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों को जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उत्तर लिखेंगे, परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों का मूल आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर नए क्षेत्रों में बसना पड़ा, जहाँ से वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। प्रश्न 9 है, गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदी लिखिए। गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदी में पहली है घाघरा, दूसरी सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी। ओके। इसके बाद प्रश्न 10 है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, इसका उत्तर लिखेंगे, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इसके बाद प्रश्न 11 है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उत्तर लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साकू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न 11 के बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न 13, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, इसका उत्तर लिखेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ओके प्यारे बच्चों, देखिए अब आप लोग बोल रहे होंगे सर एक चैप्टर तो रह ही गया, रेगिस्तान में जीवन, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF में मिल जाएगा। सभी के आंसर अभी क्या लिख नहीं पाए थे तो आपके करना व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली तो यार हमने यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंप्लीट कर ही दिया, बस ये एक चैप्टर रह रहा वो आपको PDF में हम दे देंगे। PDF के लिए सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको इन सभी की उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और बता दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।